और लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 142 में, तो लिखवा, एक ही में लिखवा दिया गया भाई, आगे देखिए। यानी कि एक ही लाइन में सब कानून छोटे छोटे करके लिखवा दिए गए हैं, अब अलग से लिखवाना नहीं। आइए आगे देखा जाए, लेक्चर देना है तो ऐसे वो एक ही लाइन में सब समेटा गया है ना, इसलिए। देखिए अगला जो हम सिद्धांत आपका शुरू करने जा रहे हैं वह आपका शुरू किया जा रहा है, साम्य प्रारूप पर नहीं, आशय पर विचार करता है। यानी कि जो इक्विटी है वह फार्म पर विचार नहीं करती, मॉडल पर विचार नहीं करती, यानी कि नमूने पर विचार नहीं करती, बल्कि इंटेंशन पर विचार करती है, यानी कि आशय पर विचार करती है। सबसे पहले तो आपका इसका अर्थ जानना है कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो एक साधारण भाषा में पहले अर्थ जाना जाए और तब आपका कह सकते हैं कि उसको लीगल भाषा में बताया जाए। देखिए एक तो होता है प्ररूप। प्ररूप मतलब फार्म। फार्म मतलब ये हुआ कि जो वर्ड किताब में या आपका कह सकते हैं कि किसी दस्तावेज में लिखे गए। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण आपका हम कॉन्स्टिट्यूशन से उठाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 1A में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के सभी नागरिकों को दी गई। तो ये प्रारूप कहा जाएगा। ये क्या है जो लिखा गया है? प्रारूप। अब समस्या ये आया कि जो विधि के न्यायालय थे, यानी कि कॉमन लॉ के न्यायालय इंग्लैंड में, या जो सामान्य विधि के न्यायालय थे, वह प्रारूप पर ध्यान देते थे और जो लिखा है उसी को मानते थे। लेकिन इक्विटी कोर्ट ने, साम्य न्यायालय ने प्रारूप या शब्दों को ध्यान न देकर उन शब्दों का इंटेंशन निकालना शुरू किया, यानी कि उन शब्दों का आशय निकालना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द क्यों दिए गए हैं और उन शब्दों की व्याख्या करना शुरू कर दिया। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक और अभिव्यक्ति दी गई है, तो प्रारूप कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति। लेकिन इसका देने का इरादा क्या था, इसका मतलब क्या था? तो हमारे उच्चतम न्यायालय ने इस शब्द का मतलब बताया है। और जो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसमें तमाम स्वतंत्रताओं को समाहित किया है। इसमें चुप रहने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, नोटा का अधिकार, आपका अपनी बातों को कहने का अधिकार, ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने आशय निकाल कर क्या किया, उसमें समाहित किया। सेम इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण आपका है कि अनुच्छेद 21 में मात्र 18 शब्द हैं, जिसमें कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि लाइफ और शारीरिक स्वतंत्रता। और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय नहीं छीना जाएगा। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये फार्म हो गए, प्रारूप हो गए, शब्द हो गए। अब इस शब्द को रखने का आशय क्या था? तो भाई जो साम्य न्यायालय थे इसका क्या निकालते थे? आशय। और आशय के अनुसार उस शब्द की व्याख्या करते थे कि इनका इरादा क्या होगा। तो आर्टिकल 21 में आप देख सकते हैं वर्तमान में हजारों अधिकार शामिल हैं, और किसने इरादा निकाल दिया दो शब्दों का?
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम अधिकार इसमें क्या कर दिए हैं, समाज। तो उसी प्रकार आपका कह सकते हैं कि ये जो मैक्सिम है, साम्य प्ररूप पर नहीं आशय पर विचार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों पर न जाइए, उसके इंटेंशन पर जाइए कि इस शब्द का माने ये शब्द जो लिखे गए हैं इसका इरादा क्या होगा लिखने का। जैसे कि जितेंद्र भाई हैं, इन पर भी ये मैक्सिम बैठती हैं कि इनके शब्दों पर न जाइए, इनका इरादा देखिए, यानी कि आपका दिल्ली गए कि नहीं गए। तो इन पर दो मैक्सिम लागू होगी। पहला तो ये साम्य प्ररूप पर नहीं आशय पर विचार करता है, तो मैं दिल्ली जाने की आशा करता हूँ। मैं दिल्ली आपका संभावित है, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये प्ररूप है। तो कानून कहता है कि ये प्ररूप है, तो ये माना जाएगा कि आप दिल्ली क्या हो गए हैं, पहुंच गए। क्यों दिल्ली जा रहे हैं, इस बात की इंक्वायरी चल रही है। और जब अब देखिए इंक्वायरी कब तक चलती है, जांच थोड़ा लंबी चलती है। जांच का मतलब ये हुआ कि तथ्य की सच्चाई का पता लगाना, वास्तविकता का पता लगाना, और आपका साक्ष्य लिया जा रहा है शपथ पर। जब जांच पूरी होगी तो निष्कर्ष बताया जाएगा। अगर सही निकली जांच तो मिठाई बटेगी, और नहीं निकली तो रिपोर्ट को दबा दिया जाएगा, मैंने FIR लगा दिया जाएगा। अगला देखिए, दूसरा भी मैक्सिम इसी से है कि साम्य दायित्व की पूर्ति कर माने दायित्व की पूर्ति का आशय निर्धारित करता है। आगे हम बताएंगे। उस मैक्सिम और इस मैक्सिम में हल्का सा अंतर है। ये मैक्सिम ये कहते हैं, पहले दिमाग में इसका अर्थ बैठाइए उदाहरण से इत्यादि, तब मैक्सिम शुरू होगी। इस मैक्सिम का ये अर्थ है कि अगर वर्ड यूज किया गया है तो आपका साम्य न्यायालय वर्डों पर न जाकर, शब्दों पर न जाकर उस शब्द के प्रयोग का इंटेंशन देखेगा और उसके इंटेंशन के अनुसार उस शब्द की क्या करेगा, व्याख्या। इसके बाद एक और सिद्धांत आता है कि साम्य दायित्व की पूर्ति अधिरोपित करता है। ये भी अच्छा सिद्धांत है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई कार्य सौंपा गया है और वह व्यक्ति उस कार्य को पूरा तो नहीं किया, अभी कुछ ही अंश किया, तो कानून मान लेगा कि आपने उस कार्य को पूरा कर लिया है। माने कि कौन मान लेगा, साम। या मिलता जुलता कार्य कर लीजिए, इसको हम आगे बताएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहा जाता है। तो फिर देखिए अब डिटेल में भाई, आपका साम्य प्ररूप पर नहीं आशय पर विचार करता है। अब इसका आपका इसको अब एक एक करके देखा जाए। इसका ये जो सिद्धांत है, ये साम्य का क्रोड कहा जाता है, धुरी कही जाती है, कुंजी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बिहार इत्यादि में कि साम्य का क्रोड कौन सा सिद्धांत है। तो आपका जवाब रहेगा कि साम्य प्रारूप पर नहीं आशय पर विचार करता है। क्यों क्रोड कहा जाता है, अब जहाँ जहाँ क्रोड जौन जौन धाराएं हैं या कुंजी हैं या मुख्य धारा है, आपका कर्तव्य है कि उनको यहीं एक एक लाइन पढ़ लेना है। अगर आपका ये पूछे कि संविधान का क्रोड क्या है, संविधान की कुंजी कौन है, तो अभी बिहार में भी APO में आया था, तो आप क्या बताएंगे, प्रियम्बल, यानी कि संविधान की उद्देश्य का। फिर आपका अगर आपका पूछता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का क्रोड कौन सी धारा है, तो आप 10 बताइएगा, क्योंकि यही धारा करार और संविदा को पृथक करती है। कब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये तब बनेगा जब धारा 10 की शर्तों की क्या कर देगा, पूर्ति। इसके बाद TPA में पूछे तो आपका सेक्शन 5 बताइएगा, एविडेंस में पूछे तो भी सेक्शन 5 ही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर
कि क्रोड या कुंजी या मुख्य धारा कौन सी है, ये क्वेश्चन इस समय आ रहा है और बिहार एपीओ में पूछा भी गया था। अब आइए इसके अनुसार भाई, इस सिद्धांत के अनुसार आपका जो किसी दस्तावेज में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आपका कह सकते हैं कि उन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान न देकर उन शब्दों के प्रयोग करने के आशय पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि पक्षकारों का इरादा इस शब्द को रखने का क्या हो, आगे बैठिए भाई या इधर बैठिए, अथवा दूरी बना कर आगे कर लीजिए। मैंने पक्षकारों का इरादा क्या होगा उस पर ध्यान देता है। अब जहाँ तक, अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहाँ तक इरादे की बात है, अब कैसे हम देखेंगे कि पक्षकारों का इरादा क्या था। यानी कि इसका मतलब एक और उदाहरण से देखिए, तब आपका प्रयोज्यता बताई जाए। भाई सिद्धांत तो 2 ही लाइन 3 लाइन समझाना था। एक और मैं उदाहरण आपका संविदा अधिनियम का बता रहा हूँ, तब प्रयोज्यता शुरू किया जाए। देखिए संविदा अधिनियम की 3 धाराएं उठाइए, एक 73, दूसरा 74 और तीसरा 75। तो हमें तीनों धाराएं हम बता दें एक एक लाइन, तब इसमें बताते हैं। धारा 73 में अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन अपरिनिर्धारित प्रतिकर है। धारा 74 में परिनिर्धारित यानी कि लिक्विडेटेड कंपनसेशन, और सेक्शन 75 अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिकर। अब एक उदाहरण हम देखते हैं, और आपका एक उदाहरण इरादा पर देखा जाए, शब्दों से थोड़ा बाहर जाकर देखिए ध्यान से भाई। मान ली एक विवाह की संविदा ही देखिए, ताकि भाई उसके बाद आपका प्रयोज्यता हम शुरू करें। एक और उदाहरण, मान लीजिए ए और बी ने आपस में विवाह करने की संविदा की, और तत्पश्चात ये उस संविदा में लिखा गया कि अगर कोई पक्षकार विवाह करने से इनकार करता है तो वह दूसरे पक्षकार को 1 करोड़ रुपया शास्ति के रूप में या सेंशन के रूप में देगा, शास्ति के दंड स्वरूप। अब आइए, ए ने बी से विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अब कानूनन ये है कि बी माने एक ए से 1 करोड़ रुपया पाने का हकदार होगा, क्योंकि वह दस्तावेज का जो प्रारूप है, फॉर्म है, यानी कि स्पष्ट रूप से ये शब्द दस्तावेज में क्या किया गया है, लिखा गया। ये आपका प्रारूप हो गया। अब जो विधि के न्यायालय थे, यानी कि जो कॉमन न्यायालय थे, वह पूरी की पूरी रकम दिलवा देते थे। यानी कि आपका 1 करोड़ रुपया ऐसे किसको दिलवाते थे, बी को। जबकि जो वास्तविक हानि हम देखें, तो अगर एक मैंने बी ने ए से मैरिज करने से इनकार कर दिया, तो वास्तविक अगर हम हानि या नुकसान देखते हैं तो 1 करोड़ नहीं होगा, 1 या 2 लाख या 3 लाख हो सकता है या 5 लाख, लेकिन किसी भी हाल में हम संभावना नहीं है कि वह 1 करोड़ हो। तो यही आपका इंटेंशन निकालना है कि भले शब्द 1 करोड़ लिखा हो, लेकिन पक्षकारों का इरादा क्या था। पक्षकारों का इरादा ये था कि वास्तविक हानि को हम लेंगे देंगे, न कि दंडात्मक हानि को। तो जो इक्विटी कोर्ट थे, साम्य न्यायालय थे, इस रकम को नहीं दिलवाते थे। अब उन्हें जो उचित लगता था उस रकम को दिलवाते थे, और पक्षकारों का क्या देखते थे, आशय। तो अगर हम प्रारूप देखें तो कितना करोड़, एक, और इंटेंशन क्या था, तो इंटेंशन ये था मुआवजा पाना, कोई दंड देना थोड़े। तो इंटेंशन कौन देखते थे, आपका साम्य न्यायालय। ये जो सिद्धांत है, ये भारत में भी अप्लाई किया गया है, और शुद्ध रूप से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट की धारा
74 में आप पढ़ सकते हैं। यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 74 में इस सिद्धांत को शुद्ध रूप से मान्यता प्रदान किया गया है। और इसी उदाहरण पर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा 74। देखिए 74 आपका हल्का सा भाई इसको व्यापक किया जाए। 74 पर निर्धारित प्रतिकर की बात करती है। यानी कि संविदा के दोनों पक्षकार आपस में ये निर्धारित किए हैं कि अगर कोई एक पक्षकार संविदा को भंग करता है तो वह दूसरा पक्षकार कितना मुआवजा पा सकता है। तो इस उदाहरण में कितना मुआवजा की बात लिखी गई, 1 करोड़। तो 74 ये बताता है कि जब न्यायालय मुआवजा दिलवाएगा इस मामले में तो 1 करोड़ या आइए भाई 1 करोड़ से अधिक नहीं दिलवाएगा। या तो 1 करोड़ दिलवा दे या उससे कम दिलवा दे, जितना उसे क्या लगे उचित। तो भाई आपका 2 लाख भी दिलवा सकते हैं भारत में न्यायालय, 1 लाख भी, और अधिकतम कितना दिलवा सकते हैं, 1 करोड़। 1 करोड़ से अधिक नहीं। और ये दिमाग में स्थिर बैठा रहे, भारत में भी साम्य का यह सिद्धांत अप्लाई भी किया गया है। ये किस धारा में हम बता रहे हैं, संविदा अधिनियम की 74 में, कि आपका इंटेंशन क्या था। तो वास्तव में जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान न्यायालय जो उचित समझते हैं क्या करते हैं, दिलवाते हैं। पूरा नहीं दिलवा देगा। अब भारत में या तो पूरा दिलवाए या कम दिलवाए, ये न्यायालय का क्या है, विवेकाधिकार। कौन सी धारा है, जे में भी आपका पूछा गया मिलाने के लिए कि पर निर्धारित प्रतिकर किस धारा में है, तो गलत न हो। जे में आ चुका है, जाकर पिछली बार देखिए 1-2 साल पहले का। तो आपका 74। अब आइए इस आधार सूत्र की प्रयोज्यता देखा जाए। प्रयोज्यता का मतलब ये हुआ कि ये जो आधार सूत्र हैं किन किन मामलों में साम्य न्यायालयों ने लागू किया। तो पहला जो मामला है वह शास्ति एवं जप्ती का मामला, यानी कि सेंशन एंड फॉर फ्यूचर का मामला। देखिए आपका शास्त्री बिहार भी एक क्वेश्चन निकालना है भाई, जो आपका दीजिए मिटाने वाला तो उधर से ये। देखिए बिहार भी आपका पूछा गया था क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन हम इसी में ऐड कर दें। अब देखिए पहला जो मैक्सिम है कि साम्य प्ररूप पर नहीं आशय पर विचार करता है, इसकी जो पहली प्रयोज्यता या एप्लीकेशन हम बता रहे हैं आपका सेंशन यानी कि शास्ति तथा जप्ती के मामले में। अब जहां तक शास्त्री का प्रश्न है आपका, जब जब पक्षकार संविदा करते हैं तो उसी संविदा में ये बात स्पष्ट लिख देते हैं कि अगर कोई पक्षकार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संविदा भंग करेगा, तो वह दूसरे पक्षकार को इतना सेंशन या इतना रकम देगा। ऐसी दशा में जो सामान्य न्यायालय थे इंग्लैंड में, कॉमन लॉ न्यायालय, वह पूरी रकम दिलवाते थे। माने वह प्रारूप पर विचार करते थे, किस पर नहीं करते थे, आशय। लेकिन जो साम्य न्यायालय थे वह प्रारूप पर विचार न करके, यानी कि जितना रकम लिखी गई थी उस पर विचार न करके वास्तविक नुकसान पर विचार करते थे कि वास्तव में अगर संविदा भंग की गई है तो दूसरे पक्षकार को कितना नुकसान हुआ है, और उतना नुकसानी दिलवा देते थे, पूरी रकम नहीं दिलवाते थे। तो ऐसी दशा में आपका भारत में भी ये सिद्धांत समाहित किया गया है, और मुख्य रूप से संविदा अधिनियम की किस धारा में, 74 में। अब आप लोग कहिए तो फिर 74 बताई जाए, नहीं तो अभी बताया भी गया। भाई आपका कहिए तो फिर एक बार भाई बताया जाए, बता देता हूँ 2 मिनट में।
धारा देखिए, संविदा भंग होने पर आपका या तो अपरिनिर्धारित मुआवजा मिल सकता है या कंपनसेशन, या पर निर्धारित। अपरिनिर्धारित का मतलब, एक उदाहरण देखिए, दोनों उदाहरण अब चला जाए। ए तथा बी ने आपस में विवाह की संविदा की, और ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर ए विवाह से इनकार करता है तो बी कितना मुआवजा पाने की हकदार होगी। ये लिखा नहीं है कहीं आपका संविदा में। तो ऐसी दशा में कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा लागू होगी? 73। और विवाह की संविदा भंग करने के कारण बी को जितना नुकसान हुआ है, जितनी हानि हुई है, उतनी हानि कौन दिलवाते थे? ए से न्यायालय। ये किसके विवेक पर चला गया? न्यायालय। दूसरा उदाहरण देखिए, तो इसी उदाहरण में हम चेंज कर रहे हैं कौन सी धारा? संविदा अधिनियम की। तो देखिए भाई, ए और बी ने विवाह की संविदा की, और संविदा में ही लिखा गया कि अगर कोई पक्षकार विवाह से इनकार करता है तो वह दूसरे पक्षकार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देगा। तो मान लीजिए ए ने विवाह से इनकार कर दिया, तो भारतीय कानून की जहां तक बात है कि पहली बात यह है कि न्यायालय बी को मुआवजा तो दिलवाएंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपया से अधिक मुआवजा नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि संविदा में इस बात का स्पष्ट रूप से क्या किया गया है? उल्लेख। दूसरा नियम यह है कि न्यायालय 1 करोड़ से अनधिक दिलवाएंगे, और जो न्यायालय को रीजनेबल लगे, रीजनेबल मतलब उचित लगे, जो सही लगे। तो हो सकता है न्यायालय को ये सही लगे कि विवाह की संविदा भंग हुई है, ये 2 लाख का ही नुकसान हुआ है, तो 2 लाख रुपया ऐसे किसको दिलवा देंगे? बी को। अब 1 करोड़ नहीं, ये नहीं कि ये सिद्धांत शुद्ध रूप से मैं बता दूं, आपका संविदा नियम की किस धारा में समाहित है? 74। अगला ये भाई आगे देखा जाए, दूसरा जो आपका भारत में भी हम बताते चल रहे हैं एक ही साथ। दूसरा जो है आपका बंधक मोचन का सामयिक अधिकार। अब बंधक मोचन का सामयिक अधिकार, बंधक के मामले में ये सिद्धांत काफी प्रचलित रहा, और चूंकि टीपीए आपका चल ही रही है, अभी मार्केट पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप लोग टीपीए मैंने पहले से पढ़े रहते तो साम्य, आधा साम्य तो ऐसे ही आ जाता। तो आइए पहले बंधक का संव्यवहार बनाइए। अब ये कोई नहीं कह सकता कि सर बंधक बताए ही नहीं थे भाई। हाँ, बताए हूँ बंधक, और उसी में थोड़ा बहुत आपका ऐड करना है। ध्यान से देखिए, फिर हम उदाहरण बताते हैं, इसी पर 2-3 केस भी बताएंगे, 1-2 केस और नियम कायदे। यानी कि दूसरी प्रयोज्यता हम बता रहे हैं कि बंधक मोचन का सामयिक अधिकार, यानी कि राइट टू जो रिडीम है या संपत्ति वापस पाने का अधिकार है, उसमें इक्विटी कैसे काम करेगी। तो एक उदाहरण देखा जाए, मान लीजिए ए है और ये का ये मकान है, और ए ने इस मकान को बी को बंधक किया और बी से आपका धन लिया, 1 लाख रुपया धन लेवा दिया जाए। कितना लाख? 1 लाख। अब आप पहले तो नामों को जानिए। ए को हम क्या कहेंगे? बंधककर्ता, मार्गेजर। बी को क्या कहेंगे? तो जो माने आपका मार्गेजी या बंधकदार। अब बंधक धन कितना हो गया? बंधक धन कितना है? 1 लाख रुपया। और बंधक संपत्ति परिभाषित नहीं, लेकिन बता दे रहा हूं मैं, बंधक संपत्ति कौन हो गई? मकान। और इस पूरे संव्यवहार को हम एक लाइन में क्या कहेंगे? बंधक। और जिस कागज पर ये सब लिखा पढ़ी होगी उसको हम क्या कहेंगे? बंधक विलेख। तो कल फिर याद रखिए, किस बंधक का लिखित में होना अनिवार्य नहीं है, चाहे मूलधन कोई भी हो। कल टीपीए में बताया गया था। तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अब फिर दूसरा भी इसके उल्टा भी याद करना है।
कि किस बंधक का सदैव लिखित में होना कंपलसरी है, चाहे मूलधन 1 रुपया हो या कुछ भी। सिंपल मार्गेज। भाई ये गलत ना हो। अब आइए इसको आगे बढ़ाया जाए। अब आइए ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि बंधक 10 साल के लिए रखा गया। अब आगे बढ़ा जाए तो 10 साल बीत गया और ए बी को पैसा वापस नहीं किया। तो ऐसी दशा में जो कॉमन लॉ के न्यायालय थे, यानी कि जो इंग्लैंड में सामान्य न्यायालय थे, वो करते क्या थे? वो करते ये थे कि जब ए पैसा 1 लाख रुपया और ब्याज बी को समय बीतने के बाद भी वापस नहीं करता था, तो विवक्षित रूप से बी को स्वामी मान लेते थे कॉमन न्यायालय और ए का हक मार देते थे। लेकिन साम्या ने ऐसा नहीं किया। साम्य न्यायालयों ने क्या काम किया कि अगर ए की माने ए पैसा अदा नहीं किया और पैसा अदा करने का समय क्या हो गया है, बीत गया है, तो साम्य के अनुसार ये सही बात है कि ए ने बी को संपत्ति विक्रय नहीं की थी, बल्कि ए ने अपनी संपत्ति बी के पास क्या रखी है, बंधक। तो साम्य न्यायालय ये कहते थे कि जब समव्यवहार मार्गेज का है, बंधक का है, तो बी को क्यों स्वामी माना जाए, स्वामी न माना जाए। भाई ए को हक मिलना चाहिए कि वह अपना पैसा अदा करे और अपनी संपत्ति छुड़वा ले या मोचन करा ले, रिडीम करा ले, यानी कि ले ले। तो साम्य न्यायालयों ने ये बीड़ा उठाया और साम्य न्यायालय ने ये कहा कि अगर समय बीत भी गया है, फिर एक बार समझिए, अगर मोचन का समय बीत गया है, उसके बाद भी ए को हक है कि वह बी को पैसा अदा करे और अपना मकान ले ले, क्योंकि ए ने इस मकान को बी को बेचा नहीं है, केवल क्या रखा है, बंद। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो किताब में लिखी गई है, दस्तावेज में लिखा गया है कि अगर ए समय पर पैसा अदा नहीं किया तो भी स्वामी मान लिया जाएगा। तो ये तो विक्रय हो गया भाई, बंधक हुआ कहाँ। लेकिन साम्य न्यायालय क्या करते थे, इन शब्दों पर ध्यान न देकर इसका आशय खोदते थे और ये कहते थे कि भी स्वामी नहीं माना जाएगा। हाँ भाई, ये पैसा उसके समय के बाद भी वापस कर दे, कोई ए बेचा नहीं है बल्कि बंधक किया है, तो एक बार बंधक सदैव बंधक, वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, ये साम्य न्यायालयों की देन थी। और आपका नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस के बाद में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। इसका मतलब समझिए, इसी सिद्धांत में है ये। तो वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपना मकान किसको बंधक रखा है, बी को। इसका मतलब ये हुआ कि जब समव्यवहार बंधक का है तो उसका नेचर बंधक का ही रहेगा और बी हमेशा तिकड़मबाजी करेगा कि ये विनिमय में कन्वर्ट हो जाए, विक्रय में हो जाए। तो बी के तिकड़मबाजी पर क्या साम्या लगा देती थी, रोक, कि तुम भी खरीदे थोड़े हो, तुम क्या हो, बंधकदार। तो समव्यवहार बंधक ही रहेगा, विक्रय नहीं हो जाएगा। और बंधक का बंधक के मामले में जो अधिकार ए को है, वह अधिकार सदैव प्राप्त रहेगा, यहाँ तक कि समय बीतने के बाद भी। यही साम्य न्यायालय ने क्या निकाला, आशय। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, देखिए भाई टीपीए का भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ सिद्धांत तो बताया गया नहीं। वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का सिद्धांत टीपीए की किस धारा में समाहित है, तो 60 में। क्योंकि राइट टू रिडीम, मोचन का अधिकार जिस धारा में रहेगा उसी में वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। भाई पूछा गया किस धारा में, टीपीए के 60, यानी कि 60। दूसरा क्वेश्चन यूपीजे का है
कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया। तो अभी हमने राइस तो याद रखे, चावल वाला। भाई कुछ ना याद रखे, नोक्स एंड कंपनी वर्सेज राइस। इस प्रकार आपका सामयिक अधिकार बताया गया। अगला देखिए भाई, दो प्रयोज्यता बताई गई आपका, और दोनों को जहां जहां भारत में अटैच हैं उसको भी हम बताते चल रहे हैं। तीसरा देखिए, हाँ हाँ, नहीं ये सब बंधक है तो विक्रय हो जाएगा, क्या मतलब, ये सब सिद्धांत विफल नहीं हो जाएंगे। भाई आपका सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, इसीलिए तो सब प्रकार बताए गए हैं कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक। अब ये आप कहेंगे, देखिए फिर एक बार भाई, अगर ए बी से बी के पास अपना मकान बंधक रखता है और ये कहता है कि अगर मैं 2 साल में पैसा नहीं अदा करता हूँ तो तुम ये कह सकते हैं कि ये विक्रय माना, माने ये तुम मालिक बन जाओगे। तो ऐसी दशा में आपका ये संव्यवहार बंधक ही रहेगा, क्योंकि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज। इसीलिए राइस के केस में बताया गया। भाई बी तो हमेशा तिकड़मबाजी करता था कि हम इस जमीन को क्या करें, हड़प ले। तो साम्य न्यायालयों ने क्या किया, इस पर बी के मैंने चालबाजी पर रोक लगाई, कॉमन लॉ न्यायालय ने नहीं लगाई। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, जो टीपीए के सिद्धांत हैं 70 से 80% जो प्रावधान है वह इक्विटी पर, न्याय पर, शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। अतः वर्तमान समय में तमाम देशों में ये कानून लागू है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में भी लागू है। तो उत्तराखंड ने बनाया था कि किस पड़ोसी देश में लागू नहीं है, नेपाल में। भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, तमाम देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया, क्यों लागू है, क्योंकि ये जो सिद्धांत की उत्पत्ति हुई वह आपका इक्विटी कोर्ट ने की। और इक्विटी कोर्ट किसको मानते थे, जो गुड कंसेंस या अंतःकरण से क्या करे, निकले। तो अब क्लियर हो गया ना, कि फिर टीपीए में और अच्छे से इस सिद्धांत को हम बताएंगे, एक बार जोड़ देंगे सिद्धांत को, या आशय प्रारूप पर नहीं, आशय पर विचार। अगला आइए प्रार्थनात्मक न्यास देखा जाए, जहां तीसरा एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, प्रार्थनात्मक न्यास। देखिए प्रार्थनात्मक न्यास में होता क्या है, पहले ये समझिए। जहां तक प्रार्थनात्मक न्यास की बात है, अब न्यास का जो सृजन होता है वह स्पष्ट शब्दों में नहीं होता। जैसे कि मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी इच्छा है। तो जैसे कि आपका जितेंद्र भाई हैं कि कह दें कि मेरी इच्छा है मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आशा करता हूं दिल्ली जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि सुबह तक मैं दिल्ली पहुंच ही जाऊंगा। तो कानून ये कहता है कि जब आपकी इच्छा है तो इच्छा का क्या किया जाए, सम्मान, बाद में मुकरिए न। यानी कि हमने तो केवल इच्छा व्यक्त की थी। तो आपका फिर एक बार देखिए ध्यान से भाई, यानी कि फिर एक बार इसको देखिए। अब प्रार्थनात्मक न्यास का मतलब क्या हुआ, ये पहले समझना, पहले न्यास फिर सृजित किया जाए तब। एक न्यास का सृजन किया जाए और तब प्रार्थनात्मक न्यास बनाया जाए, और मेरी इच्छा है पर एक दो और केस निकाला जाए। देखिए मान लीजिए ए के पास ये मकान है और बी से ये कहता है कि मेरी इच्छा है, मैं आशा करता हूँ, मेरी इच्छा है कि इस मकान से मैं क्या सृजित करूं, न्यास, और यहाँ बच्चे निशुल्क शिक्षा पाएं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये बेनिफिशरी या हिताधिकारी, अन्यास का सृजन करने वाला कौन हो गया, ए। और मान लीजिए कि संरक्षक न्यास का या ट्रस्टी या न्यासी किसको बना दिया गया, बी। अब ध्यान से इसी में समझिए। अब ये है कि प्रारूप को पहले देखिए। प्रारूप, अगर शब्दों का हम प्रारूप देखते हैं
तो ए ने स्पष्ट रूप से न्यास का सृजन नहीं किया है, बस ये कहा कि मैं आशा करता हूँ, मेरी इच्छा है, या मैं अनुशंसा करता हूँ। ये जो शब्द ए यूज कर रहा है न्यास के सृजन के लिए, ये शब्द क्लियर नहीं। तो साम्य न्यायालय ये करते थे कि इन शब्दों पर ध्यान न देकर इनके इनका इंटेंशन निकालते थे और आशय निकालकर ये मान लेते थे कि ए ने न्यास का, देखिए वीडियो गायब हो गया हो, पुराना वाले से ही चलाइए हो, देखिए तो ठंडी में थोड़ा दिक्कत कर रहा है कैमरा भाई। आ गया हो, रहने दो। नहीं, भाग लग जा रहा है उस पर, शीत हो तो उस पड़ जा रहा है ना, अब उसके लिए है कि बल्ब लगाइए वहाँ गर्म रहे। आगे कैमरे के जैसे ठंडी उंडी में लग जा रहा है तो धुंधला आने लग रहा है पिक्चर। अब उसको है कि बार बार साफ करिए। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, आपका प्रार्थनात्मक न्यास बताया जा रहा था, यानी कि मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है। तो ये जो प्रारूप है, अगर इस प्रारूप को हम देखें तो आपका ये कहेंगे तो ये तो न्यास का सृजन किया ही नहीं, ये तो केवल मात्र और मात्र अपनी क्या व्यक्त किया था, डिजायर। लेकिन इक्विटी कोर्टों ने क्या किया कि इस डिजायर या इच्छा या शब्द का आशय निकाला, और भले आपने अभिव्यक्त तरीके से, एक्सप्रेस तरीके से न्यास का सृजन न किया हो, तो साम्य न्यायालय ये मान लेते थे कि ए ने न्यास का सृजन कर दिया है, और किसके लिए किया है, बच्चों के लिए। और ए को मुकरने से अब क्या करते थे, रोक देते थे। याद रखिए आपका आशय निकाला जाता था, जैसे कि हमारे जितेंद्र भाई हैं, इन पर भी इसी समय आशय निकाला जाए। बड़ी सटीक इस बार उदाहरण मिला है कि अगर ये कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली जाऊं, तो कानून ये प्रारूप है, तो प्रारूप पर ध्यान नहीं देना है, इनके इरादे पर ध्यान देना है। यानी कि मन में रसगुल्ले फूट रहे होंगे तभी तो ये नए साल में इतना बेचैन है कि सर छुट्टी करें और हम कहाँ जाएं, दिल्ली। तो ये हम आशय हम भी निकाल रहे हैं, प्रारूप नहीं, मेरी इच्छा है। अब इसको थोड़ा इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना भाई, प्रार्थनात्मक न्यास में। अब इसी को थोड़ा दूसरे एंगल में लीजिए। ये जो मैं बताया ट्रस्ट के मामले में बताया, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट के मामले में लीजिए, संविदा के मामले में लीजिए। अब आइए एक उदाहरण बनाया जाए। मान लीजिए ए और बी एक साथ टहल रहे थे, और ए ने बी से कहा कि मेरी इच्छा है कि जो भी व्यक्ति मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा, मैं 100 पाउंड दूंगा। तो बी आपका सुनकर मौन रह गया, और जाकर उनकी पुत्री से विवाह ही कर लिया, और जाकर उसके बाद 100 पाउंड की मांग किया। तो विक्स बनाम टाइवाल्ड का केस है, याद रखिएगा संविधान में कौन सा केस है, विक्स वर्सेस टाइवाल्ड। इस केस में आपका न्यायालय ने ये कहा कि मात्र इच्छा का जो इजहार होता है वह प्रपोजल नहीं माना जाए। ये तो ए ने मात्र अपनी इच्छा का क्या किया था, इजहार, कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये प्रपोजल नहीं किया था। तो इच्छा के इजहार मात्र से संविदा नहीं हो जाती। जैसे विवाह की भी संविदा, ये मान लीजिए कह रही हैं बी से कि मेरी इच्छा है कि मैं आपसे शादी करूं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रपोजल कर दी या इजब कर दी, ऑफर कर दी, उसकी इच्छा है। तो ये आपका प्रस्ताव नहीं है, ये भी याद रखिए, ये केवल मात्र इच्छा का क्या है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन जे में इस पर बना है, उदाहरण देकर डायरेक्ट इस पर बना है। तो मेरी इच्छा है
तो इस पर प्रस्ताव और संविदा न करा दीजिएगा। अगला देखिए भाई, आगे देखा जाए मुद्रा का प्रभाव। चौथा एप्लीकेशन हम देखते हैं मुद्रा का प्रभाव। देखिए कुछ मामलों में जो साम्य न्यायालय था वह मुद्रा को आपका महत्व की वस्तु मानता था और मुद्रा के प्रभाव को आपका कह सकते हैं महत्व की वस्तु मानता था। यानी कि आप देख ही रहे हैं वर्तमान समय में भी जो मुद्रा है, ये जो आपका सोना चांदी पैसा रुपया है, आज भी क्या है, महत्व की ही बात है। और इसी पैसे के लिए देखिए क्या क्या हो रहा है। अगला देखा जाए, इसको थोड़ा उदाहरण सटीक मिलता नहीं है, एक ही लाइन किताब में भी देखकर निकल गया है। उदाहरण मिलता है तो हम भी बताएंगे भाई, उदाहरण अभी मिल नहीं रहा है। अगला देखिए, लास्ट देखिए आपका कपट अधिनियम। यानी कि कपट अधिनियम में देखिए फ्रॉड देखा जाए। जहां तक कपट अधिनियम की बात है, आपका इंग्लैंड में फ्रॉड को रोकने के लिए कपट अधिनियम बनाया गया। भारत में भी है, तमाम चीजें हैं। तो उसमें कपट अधिनियम में अंतरिती के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ अपवादों को आपका न्यायालयों ने अलग से मान्यता दी। अब कपट अधिनियम का उदाहरण जो आप देखेंगे वह टीपीए की धारा आप 53 देख सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण फ्रॉड का कहाँ देख सकते हैं, 53 में। तो अब आइए देखा जाए एक उदाहरण। 53 का हम बता रहे हैं भाई, टीपीए की धारा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए है और ए इस जमीन को मार्गेज किया है, 5 लाख रुपया किससे उधार लिया है, 20। अब ए क्या काम करता है कि बी का पैसा लौट न पाए, यानी कि बी को कपट वंचित करने के लिए, इसको इससे फ्रॉड करने के लिए ए इस संपत्ति को सी को बेच देता है ताकि बी का पैसा हम दें कि न दें, न दें। ऐसी दशा में आपका बी को अब यानी कि इस फ्रॉड को रोकने के लिए साम्य न्यायालयों ने ये जो भी है जिसका पहले से पैसा फंसा है, इसको कुछ अधिकार दिया। और वह क्या अधिकार था, तो वह अधिकार ये दिया कि वह जो ए और सी में विक्रय जो हुआ है, उस विक्रय को रद्द भी करा सकता है। यानी कि जाकर भी मुकदमा करे और ये कहे कि ए ने ये संपत्ति बेचा है, किसको बेचा है, सी को। और सी जानता था कि ये संपत्ति मार्गेज है, कागज में स्पष्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में और खतौनी में क्या किया गया है वो दिखाई देता है भाई। अगर मार्गेज है तो मैं बता दूं, अगर संपत्ति मार्गेज है तो खतौनी में आपका लिखा रहेगा कितना पैसा लिया गया है और इस पर क्या है, भार है या ये संपत्ति बंधक। आप देख सकते हैं जो संपत्तियां बंधक रहती हैं, हक दस्तावेज। तो बी ये कह सकता है कि हजूर सी जानता था कि ये संपत्ति मार्गेज है, अब फिर भी ए से ये संपत्ति खरीद लिया, अतः इस विक्रय को क्या करिए, रद्द करिए, क्योंकि हमारे साथ धोखा ए ने किया है। ए ने ये मकान इसीलिए सी को बेचा कि हमारा पैसा क्या हो जाए, डूब जाए। अतः इसको क्या करिए आप, रद्द करिए और रद्द करिए और हमारा पैसा जो है वह क्या करिए, दिलवाइए। तो साम्य न्यायालयों ने जो ये भी हैं इस उदाहरण में, इसके अधिकारों की रक्षा की। लेकिन अगर सी के भी अधिकारों की रक्षा की गई तो अनुधारा 53 में आपका जो कपटपूर्ण अंतरण होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, तो वह हमेशा पूछा जाता है। वह संविदा वाइडेबल होगी, शून्यकरण होगी। एक लाइन कम से कम प्री के लिए याद करके जाइएगा कि धारा का टीपीए की धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण का प्रभाव क्या होगा, तो एक लाइन बताइएगा क्या होगा प्रभाव, वाइडेबल यानी कि शून्यकरण।
आपका याद रखिए शून्यकरण। आगे हम बताएंगे टीपीए। इस प्रकार आपका ये आपका समाप्त हो गया प्रावधान। अब ये जो सिद्धांत हैं ये हमने कहाँ कहाँ भारतीय विधि में समाहित हैं इसको देखा जाए। पहला हमने आपका बताया कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा मुख्य रूप से है, आपका 74। दूसरा हमने टीपीए में कपटपूर्ण अंतरण में आपका 53 भी बताया, इसको लिखवा देंगे। इसके बाद टीपीए में आपका और दो धाराओं में ये सिद्धांत समाहित है। क्योंकि जब्ती भी देखिए वहीं छूट गया था पॉइंट, चलिए अब लिखवाते हुए उसको बताएंगे। आपका 114 और 114A, इसको हम अब लिखवाते समय समझाएंगे अलग से। यानी कि टीपीए की धारा 114 और 114A में फॉर फ्यूचर या जब्ती का प्रावधान है। और पहला पॉइंट हम बताए थे शास्ति और जब्ती। दिक्कत ये थी कि सेंशन तो बता दिया गया संविदा अधिनियम की धारा 74 से जोड़कर, लेकिन उसमें एक पॉइंट छूट गया था और वह था फॉर फ्यूचर। जब्ती का प्रावधान टीपीए में कहाँ है, तो दो धाराएं याद रखिएगा 114 और 114A। तो इसको लिखवाते समय और थोड़ा हम देख लेंगे तो बताएंगे, एक दो पॉइंट थोड़ा मिस कर रहा है। अगला देखा जाए भाई मैक्सिम। अगला आपका जो मैक्सिम है वह देखा जाए कि साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अधिरोपित करता है। देखिए इसको अब ज्यादा बचा नहीं, हमें लगता है कि देखिए आगे भाई आपका इसकी भूमिका पहले देख लीजिए, इसको पढ़ाया जाएगा कल, दो मैक्सिम कल निकालने मैंने। इसके बाद साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अभ्यारोपित करता है। इसका पहले मतलब समझिए, यानी कि अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि इसका मतलब क्या हुआ और इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है। देखिए साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अभ्यारोपित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व है कि वह कार्य करे, वह व्यक्ति कार्य करे, तो ऐसी दशा में अपनी दायित्व या कर्तव्य या जिम्मेदारी का वह पालन कर दिया है, ये तब माना जाएगा जब वह कार्य कर चुका हो। यानी कि इसका मतलब कि अगर ए पर दायित्व है कि वह अपना मकान बी को बेचे, क्योंकि ए और बी में विक्रय संविदा हुई थी, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, और ए इस विक्रय के अनुसरण में मकान पर कब्जा बी को दे दिया, लेकिन अभी दे दिया और बेच भी दिया। तो अगर ए इस उदाहरण में बी को मकान का कब्जा भी दे दिया, बेच दिया, तो ये माना जाएगा कि ए ने अपने दायित्व की पूर्ति कर दी कि नहीं की, कर दी। भाई ए ने अपने दायित्व की क्या कर दी, पूर्ति। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ए मने अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर पाता, तो साम्य न्यायालय ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ काम कर दिया या उससे मिलता जुलता भी काम कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपने दायित्व की क्या कर दी है, पूर्ति। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बी को मकान बेचने का करार किया, कब्जा दे दिया, लेकिन अभी बेचा नहीं है, तो भाई साम्य न्यायालय ये कहते थे कि ये मान लिया जाएगा कि आपने अपने कर्तव्य या दायित्व की पूर्ति कर दी है और मकान को बेच दिया है। और इसी को पार्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है, आंशिक पालन या भागिक पालन
और टीपीए की धारा पूछा भी गया है आपका किस धारा में है, 53A। पिछली बार आया था क्वेश्चन, पिछली बार कपट गुणांतरण आया था कि भागिक पालन मिलाने के लिए आया था भाई, ये सेक्शन आया था 53A पार्ट परफॉर्मेंस। दूसरा एंगल से देखिए भाई, दूसरा एंगल ये रहा आपका, दूसरे एंगल से हम देखते हैं। दूसरा एंगल आपका ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित किया गया है और वह हूबहू तो उस दायित्व का पालन नहीं करता, लेकिन सारतः या मुख्य रूप से उस दायित्व का पालन करता है, यानी कि अक्षरशः उस दायित्व का पालन नहीं करता, बल्कि कैसे करता है, सारतः। सारतः और अक्षरशः में अंतर होता है। अक्षरशः पालन करना मतलब कि हूबहू शब्दशः वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्दों का क्या होना चाहिए, पालन। तो साम्य में भी मैं बताया था अभी पिछले मैक्सिम में कि जहां कानून में कोई बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है तो साम्य माने ऐसी दशा में उस कानून के एक एक शब्दों का पालन किया जाना क्या है, अनिवार्य। और इसके बाद कुछ शेष बचे तो उसी शेष में कौन काम करती है, साम्य। तो फिर एक बार उदाहरण देखिए अच्छे से। अगर कानून में कोई बात लिखी गई है तो दो तरीके से उसका पालन हो सकता है। एक अक्षरशः यानी कि वर्ड बाय वर्ड, शब्द जो लिखे गए हैं उसके अनुसार ही कार्य करना है, एक पॉइंट भी इधर उधर डिगना नहीं। और दूसरा आपका सार्थ, सार्थ मतलब कि पूरा तो हूबहू पालन नहीं किए, मुख्य भी पालन कर दिए तो काम हो जाएगा। मैं एक दो दिन पहले बताया था। और फिर आपका टीपीए की धारा 26 आएगी, 29 आएगी, तो हम फिर बताएंगे पूर्ववर्ती शर्त का पालन सारतः करना है और आपका पश्चातवर्ती शर्त का पालन अक्षरशः, वो बताया जाएगा। अब एक उदाहरण देखिए, आपका दायित्व की पूर्ति, यानी कि साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अधिरोपित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित किया गया है और उसका वह सारतः पालन कर देता है, उसकी मुख्य बातों का पालन कर देता है, मिलती जुलती बातें कर देता है उससे, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने दायित्व का क्या कर लिया है, पालन। अब आइए एक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं। आपका मुस्लिम विध में एक उदाहरण उठाते हैं जहां से आपका एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपका मुस्लिम विध में वक्फ में ये नियम लागू होता है, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मतलब यथा सामीप्य का अधिकार, सामीप्य नहीं, सामीप्यता का सिद्धांत, यथा निकटता का सिद्धांत, नजदीक का सिद्धांत, पास का सिद्धांत। यथा साक्य आपका निकटता, देखिए इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, उत्तराखंड में पिछली बार जे में आया था, यह सिद्धांत टीपीए की 21 धारा में समाहित है। तो आपका 26, एक अच्छा उदाहरण देखिए, डिटेल में हम बताएंगे। पहले इस सिद्धांत का मतलब जाना जाता है कि जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। सबसे अच्छा जो उदाहरण यहाँ मिलता है मुस्लिम विध में वक्फ का मिलता है और अन्य में न्यास का। तो न्यास तो कई बार उदाहरण चल गया है, एक बार उदाहरण हमेशा क्या किया जाए, चेंज किया जाए। इस बार हम वक्फ का बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए उस समय युद्ध हुआ करते थे और तमाम संपत्ति और हथियार और जमीन जीती जाती थी। तो एक बार आपका प्रथम खलीफा अबू बकर ने पैगंबर साहब से पूछा कि जो ये जमीनें माने जो ये जमीन हथियार इत्यादि मिले हैं इनका क्या किया जाए। तो पैगंबर साहब ने कहा कि इनके असल को, असल माने मूल को बांध दो और जो इनसे इनके फलोभोग का यूज करो,
समाज की भलाई के लिए, आपका समुदाय की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, यानी कि जो आय आए उसका तुम क्या करो, प्रयोग करो। तो मान लीजिए उस समय आपका पानी की समस्या थी अरब में, तो भाई पैगंबर साहब ने ये कहा कि लोगों को पानी पीना पिलाने के लिए कुआं खुदवा दो, तो कुआं खुदवा गया। वर्तमान समय में हम देखें तो भाई लोगों को पानी ही पिलाना है, जैसे हमारे राजनेता इस समय पिला रहे हैं, पानी पिला दे रहे हैं जनता को, माने अपने घूमेंगे, लेकिन कोरोना के कारण सब स्कूल कॉलेज सब क्या हो जाएगा, अपना चुनाव नहीं बंद होगा। यानी कि आपका चुनाव के समय लाख कोरोना हो, चुनाव हो के रहेगा, लेकिन सारे कार्य भले ही क्या हो जाएं, बंद। तो आगे देखा जाए भाई, आपका हाई कोर्ट ने भी नहीं कहा कि भाई चुनाव टाल दिया जाए, 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगाइए, चुनाव क्या करिए, लेकिन सरकार निर्वाचन आयोग माना नहीं, निर्देश दिया भाई आपका, तो फिर एक बार बैक होइए। अब जो वर्तमान समय में इसको देखिए, अगर वर्तमान समय में क्या किया जाए भाई, अगर अक्षरशः हम पालन करते हैं तो पैगंबर साहब के वाक्य के अनुसार आज भी कुआं ही खुदवाना पड़ेगा। अगर हम उनके सार को देखते हैं तो सार ये है कि लोगों को क्या मिले, पानी, तो हम हैंडपाइप लगवा सकते हैं, आपका तालाब खुदवा सकते हैं, आपका समुद्र का पानी जो खारा है साफ करके हम क्या कर सकते हैं। तो बताइए हूबहू कार्य हुआ कि मिलता जुलता। तो अगर मिलता जुलता कार्य कर दिए हैं तो ये माना जाएगा कि आपने कार्य दायित्व की पूर्ति कर दी है कि नहीं। जैसे जितेंद्र भाई हैं, मान लीजिए दिल्ली नहीं गए, गाजियाबाद तक पहुंच गए, वहीं उतर गए, तो बताइए मिलता जुलता कार्य कर दिए कि नहीं, कर दिए, तो ये मान लिया जाएगा कि ये दिल्ली चले गए, भले दिल्ली के थोड़ा क्या हो। अब कोई समस्या हो तो बताइए, ये मैंने आपका साम्य दायित्व की पूर्ति का आशय अधिरोपित करता है। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति पर, लास्ट लाइन, कोई जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए वह कार्य कर चुका है और आपका उस या उससे मिलता जुलता, मैंने हूबहू तो नहीं कार्य किया, मिलता जुलता कार्य कर लिया, तो ऐसी दशा में कानून मानेगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी को क्या किया, पूरा। जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जे में नहीं हुआ तो एपीओ में हो गया, तो आप ये कहा जाएगा कि सामने आपने अपने दायित्व की क्या कर ली, पूर्ति, भले सपना जे का देखो लेकिन किस में हो गया, मिलता जुलता लगभग